शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास, देखिए इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं अपने। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, और मैं बड़ी दूर से आपके पास इन्फिनिटी से, मान लीजिए आप, ठीक है, मैं इन्फिनिटी से कोई अननोन चार्ज लेकर आता हूँ, ठीक है। जब ये अननोन चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ आता है, ठीक है, तो इसे क्या फील होगा, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि अननोन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रिपल्शन फील होगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है। पर मुझे एक बात तो ये समझ में आ गई कि जब आपके पास ये जो अननोन चार्ज था ये इन्फिनिटी पर पड़ा था, ठीक है, तब इसे कुछ ये रिपल्शन और अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा था, ठीक है। पर जब ये इसकी रेंज में आया, ठीक है, या फिर कह दूं इसकी फील्ड में आया, ठीक है, तब इसे कोई रिपल्शन और अट्रैक्शन फील होने लग गया, ठीक है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि हर एक चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, जिसमें कि जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज की प्रेजेंस को फील करता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि पहली बात तो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। जो स्पेस रिक्वायर है ना प्लस क्यू चार्ज को, ऐसे क्राउडेड में थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट रिक्वायर्स द स्पेस। ओके, तो यहाँ से मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। और तो आपके पास ये क्या है, एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया है, ठीक है। सो द एरिया और या रीजन कह लीजिए, एरिया और रीजन इन विच अ यूनिट चार्ज, ठीक है। अ यूनिट चार्ज क्यों लिया जा रहा है मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूंगा। अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डन है। तो अब देखिए बात यूं आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन जनरेट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय, देखिए, इट इज कैन बी जनरेटेड बाय स्टेशनरी चार्ज, ठीक है, इट कैन बी जनरेटेड बाय स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। और आप मुझे बताएं क्या कोई मूविंग चार्ज भी इसे प्रोड्यूस कर सकता है क्या? हाँ, मूविंग चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास मूविंग चार्ज भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। आप आगे जाके देखेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मे बी कुछ को इसके अंदर डाउट हो कि ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इतना बॉदर मत कीजिए आप। तो बस इसके ऊपर ही ध्यान दीजिए, एक स्टेशनरी चार्ज और एक मूविंग चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, आगे मूव करते हैं अपने। इसी के अंदर मैं आगे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास, देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज कर लीजिए, पॉइंट चार्ज और चार्ज पार्टिकल लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कोल्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कोल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, या फिर अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स को आप किन किन नामों से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को आपकी बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा होगा, जैसे कि सबका मतलब जैसे एक ही है। इसको लिखा होता है, जैसे सिलेबस में लिखा होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इसको लिखा होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये 3 नेम्स हैं और तीनों की डेफिनेशन आपके पास सेम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है आपके पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई पॉइंट चार्ज आपके पास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, जो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है।
ओके, अब इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास कैसे डिफाइन होता है? अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? कि पॉइंट चार्ज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई टेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। कोई टेस्ट चार्ज आपके पास कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ will be defined as when it is test charge will experience the force, it will be force per unit charge, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ बाई क्यू नोट लिखा है मैंने ये, ओके। जैसे कि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्यू नोट क्यों ले रहे हैं, हम यूनिट चार्ज क्यों ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज क्यों ले रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि आप यूँ देखिए, जब ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की रेंज में जब ये क्यू नोट आएगा, जब क्यू नोट आएगा तो क्यू नोट को क्या फील होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा जब ये फील्ड में आ जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी खुद की भी तो कोई रेंज होगी, ठीक है, इसकी खुद की भी रेंज होगी, तो इससे आपके पास इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो इस चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, हमने क्या लिया? एक यूनिट टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, विच क्यू नोट टेंड्स टू वेरी जीरो, ठीक है, क्यू नोट टेंड्स टू जीरो लिखा जाता है इसके अंदर। मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास, ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, बस रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे है, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि आपके पास ये चीजें क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। इसकी यूनिट्स आपके पास क्या है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है, वेरी इजी। अब आपको समझ में आया कि क्यू नॉट हम क्यों लेते हैं टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से आपके पास सोर्स चार्ज पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए हम ये चीजें यहाँ पर लिखते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? एफ बाई क्यू नॉट एंड द फोर्स, दिस फोर्स इज व्हाट? दिस फोर्स इज बिटवीन सोर्स चार्ज एंड अ पॉइंट चार्ज और यूनिट चार्ज, ओके। तो यहाँ पर मैं कूलम्स लॉ के थ्रू लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप, ओके। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं है आपके पास ये, ठीक है। देखिए यहाँ से क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा जब ये बाहर आएगा आपके पास, ओके। तो ये आपके पास कितना रह जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है। सिर्फ मैंने डायरेक्शन आपके पास वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला लगाया आपके पास, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इन वेक्टर फॉर्म लिखना ही हुआ आपने, ठीक है। जैसे क्यू जो हमारे पास सोर्स चार्ज है उसका जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, ठीक है। और क्यू नोट जो मेरे पास मेरा टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज जो भी है, ठीक है, आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है। सो व्हाट विल बी दिस, ठीक है। ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, आर नॉट माइनस आर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्यू एंड व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट? यस, इट इज आर नॉट माइनस आर। सो आर नॉट माइनस आर मॉड का क्यूब, और आपके पास यहाँ पर भी मॉड का क्यूब है, चलो ठीक है, यहाँ पर तो आपने वेक्टर लगाया था, ठीक है, ऐसे कर लो इसे, आर नॉट माइनस आर मॉड का क्यूब, और ऊपर आपके पास आएगा आर नॉट माइनस आर, ठीक है। तो ये बातें मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। सिंपली आपके पास ये सिर्फ अभी आपके पास क्या डेफिनेशन चल रही है, कुछ नहीं है और आपके पास, ओके। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर ये, देखिए जब आपके पास टेस्ट चार्ज को प्लेस किया जाता है एक से ज्यादा आपके पास सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, व्हेन टेस्ट चार्ज when a test charge is placed in combined influence of two or more source charges, ठीक है। तो क्या होगा? इस टेस्ट चार्ज को आपके पास क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये टेस्ट चार्ज आपके पास इंडिविजुअल सोर्स का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल सोर्स की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस, ठीक है, ऐसे लिख दिए सोर्स चार्जेस, ठीक है। तो इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस का जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आपके पास कैसे डिफाइन होगा? जैसे मान लीजिए
कि आपके पास ये Q0 टेस्ट चार्ज था, ठीक है, ये आपके पास बिग Q1 बिग Q2 दीज आर द सोर्स चार्जेस, ठीक है, ये ऐसे सो ऑन चल रहा है आपके पास ये, ठीक है, और एंड सो ऑन चल रहा है मतलब ये, ठीक है। तो हर एक का आपके पास क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसका मतलब कि हर एक का आपके पास क्या होगा, एक फील्ड होगी, ठीक है, एक फील्ड होगी, उसके अंदर ये टेस्ट चार्ज आया तो ये हर एक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टरली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, पहले E1 का ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपके पास मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इंटेंसिटी है ये, ठीक है, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझें, ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो कि आपके पास F/Q0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फर्क है आपके पास, ठीक है, पर वो बोलने में ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो E1 प्लस E2 अप टू En, ठीक है, तो ये बात ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ, क्योंकि पहले भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके आए कूलम्स लॉ में ना, ठीक है। तो समेशन Qi ओवर आर आई क्यूब, ठीक है, बिग Qi कर लीजिए इधर, ठीक है, इधर बिग Qi कर लीजिए, ठीक है, बिग Qi लिए थे ना मैंने इधर, बिग Qi आर आई क्यूब एंड आर आई ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा आपके पास, ओके। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपके पास समेशन ये के बाहर लिख देते हैं, बिग Qi ओवर आर आई स्क्वेयर, अगर आपको ये फॉर्म पसंद है, आर आई कैप, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टरली एड अप लाइक दिस, ओके। अब देखिए ये तो आपके पास क्या थे, इनको मैं गिन सकता था 1 2 3 अप टू n है, जैसे जो भी है 10 12 है, जो भी इतने भी है, 1000 भी है तो भी गिन लूंगा मैं, ठीक है। पर क्या हो कि आपके पास जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस हो, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ना यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है, तो आप बस ये आपको दिख रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। पर व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन के अलोंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जब आपके पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब आप लीनियरली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंटिन्यूस होता है, तो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपके पास कितना होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक L लेंथ के अलोंग बहुत ही मतलब कि चार्जेस पड़े हैं, एंड दिस लेंथ इज अप टू इन्फिनिटी, ओके ओके, सो दिस इज हाउ इट्स लाइक, ओके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चलता ही जा रहा है मतलब कि, ठीक है। तो आप इसके अंदर चार्ज कैसे निकालोगे, ये चीज कैसे निकालोगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, नहीं ये तो देख लिया कि यहाँ पर जो आपका चार्ज डेंसिटी होगी वो तो सबके सब जगह सेम ही होगी ना, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो, चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, ये आपके पास पूरी वायर पर होगा, ठीक है, ये पूरी वायर पर होगा। अगर मैं स्मॉल सा पार्ट ले लूँ, डीएल पार्ट ले लूँ, तो यहाँ पर आपके पास dq चार्ज होगा, लैम्डा इज टू dq बाई dl ऐसा लिखा जा सकता है आपके पास, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास उसी तरीके से डिफाइन हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिखूंगा k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास जो क्यू लिखना था, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके अंदर dq की वैल्यू लैम्डा dl, ठीक है, लैम्डा dl, और नीचे आपके पास r क्यूब, और यहाँ पर आपके पास r वेक्टर, ठीक है। दैट्स हाउ द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी डिफाइंड। ये dl ऊपर वाले का है, ये dl इसका है, ठीक है, इसके अंदर मत जोड़ लेना, ठीक है, कहीं आप सोच लो कि आपके पास ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई हुई है। आगे चलते हैं, आपके पास फॉर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए कोई सरफेस है आपके पास 2D में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, छोटा सा पार्ट लूंगा, यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसका कोई एरिया होगा ना A, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्मॉल पार्ट के लिए यहाँ पर dq आपके पास चार्ज होगा, और एरिया कितना है da होगा, ठीक है। तो बस इतना ही, आप बुक में ऐसे भी लिखा सकते हैं, dq बाई ds भी लिखा सकता है, बोथ आर द सेम, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे डिफाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन हियर लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप जानते हो कि आपके पास क्यू को चेंज करना है, ठीक है, dq से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो dq सिग्मा ds, ठीक है, सिग्मा ds एंड अगेन r क्यूब r वेक्टर, ठीक है। बस एक में चेंज करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंपली फॉर्मूले लगा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, ds है ना यहाँ पर ये, ओके। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपके पास तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोई वॉल्यूम कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है, ये 3D में बना लेता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, 3D में आपके पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है। तो रॉ इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे आप, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपके पास कोई 3D में क्या ले लेता हूँ मैं, वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा,
डेंसिटी कितनी होगी, dq, अगर यहाँ पर dq चार्ज है आपके पास, dq बाय dv, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस हिसाब से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब कि ट्रिपल इंटीग्रल होगा यहाँ पर, ठीक है, रॉ dv ओवर r क्यूब r वेक्टर, ठीक है। तो ये बातें मुझे क्लियर है, मतलब कि ये पहले भी पढ़ चुका हूँ मैं ये, ठीक है, पक्की इंट्रोडक्शन है बस इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वर्क डन ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वर्क डन ऑन अ चार्ज in a electrostatic field, electrostatic field as line integral, ठीक है, लाइन इंटेग्रल, ओके। तो शुरू करते हैं इसको। आप देखिए एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कीजिए अपने माइंड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कीजिए अपने माइंड में, और वो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, आप एक पाथ इमेजिन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए जो मेरी स्क्रीन है ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपके पास कोई फील्ड है आपके पास, तो उसमें मैंने कोई पाथ इमेजिन कर लिया, लेट्स सी दिस इज द पाथ व्हिच इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये ए टू बी आपके पास कोई पाथ मैंने इमेजिन कर लिया है इसके अंदर। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इमेजिन अ पाथ लिख लो इसके अंदर, इमेजिन अ पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसका, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू अलोंग ए बी, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी आपके पास कितना होगा, ऑफ चार्ज क्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल। वर्क डन तो आप ऐसे निकालोगे ना, ठीक है, वर्क डन तो आप ऐसे निकालोगे ना, उसके ऊपर आपके पास फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। टोटल वर्क डन आप कैसे निकाल दोगे, इंटीग्रेशन होगा ए से बी की तरफ एफ डॉट डी एल, ओके। अब जो आपके, मैंने आपको कहा था ए से बी आपके पास कहाँ पर है, ये ए से बी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसे क्या फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फील होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील होगी, ठीक है। तो ये फील होगी, तो आप जानते हो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पास जो क्यू चार्ज है उसको मूव करा रहा हूँ ना फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मूव करा रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ही हो जाएगा। तो क्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कोई काम नहीं है उसका उधर, ठीक है, ई डॉट डी एल, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इधर, ओके। ये तो मेरे पास क्या वर्क डन आ गया आप इधर। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर ए से बी क्लोज पाथ होता, इफ ए बी इज क्लोज्ड पाथ, इफ ए बी इज क्लोज्ड पाथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वर्क डन मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टॉपिक का नाम है जो वर्क डन ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ लाइन इंटीग्रल। तो वर्क डन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नहीं आ गया, ओके। पर यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस और देखना चाहता हूँ, ए बी इज ए क्लोज्ड पाथ। क्या हो कि अगर ए बी मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है, अगर ए बी मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ हो तो मैं वर्क डन कैसे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा चेंज करना है मैंने, देखिए ए से बी, ठीक है, पर एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर ए ई डॉट डी एल। ये आपके पास सर्कल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि स्टोक्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है मुझे, स्टोक्स थ्योरम कहती है कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फील्ड, ठीक है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डी एस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये स्टोक्स थ्योरम से है, ये स्टोक्स थ्योरम से, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद होगा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। अब देखिए आप जानते हो कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक आपके पास ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, E इज इक्वल टू डेल फाई एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड भी है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो डेल क्रॉस, जब मैं यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डेल क्रॉस डेल फाई क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बेसिक आपके पास फर्स्ट यूनिट की आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट सीजी, सीजी आपके पास क्या होता है, सीजी जीरो होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास जीरो हो गया, ठीक है। ये पार्ट कब जीरो हुआ, जब आपके पास ये क्लोज लाइन इंटीग्रल था, ये बात ध्यान रखना आपके पास, ये क्लोज्ड पाथ के लिए आपके पास ये, ठीक है। तो मतलब कि ई डॉट डी एल फॉर द क्लोज्ड पाथ विल बी जीरो, so if it will be zero, so then the work done will be zero, so the work done will be zero. So what I understood from here is that the line integral of electric field along a path which is a closed path, which is from a to b, like this, a to b, a एंड दिस इज बी, ठीक है, ऐसे चल रहा है वो, मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास क्या होगा, अगर क्लोज्ड पाथ में मूव करता है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये भी पता लगता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ओके। ओके, आई अंडरस्टूड इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ओके, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कैसे डिफाइंड है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to point P, which is at distance r from source charge against इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऐसा हो रहा है आपके पास इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कोई सोर्स चार्ज बड़ा था बिग क्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ क्यू नॉट, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से आपके पास ये आ रहा है और ये आता आपके पास क्या आएगा, आर डिस्टेंस तक मुझे इसे लेकर आना है। ओके, तो जब मैं इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस आर पर लेकर आ रहा हूँ तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन है वर्क डन, ठीक है। पर जब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो ये क्यू क्या करेगा, ये क्यू जैसे ये फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर रिपल्शन होगा तो जो कि मेरे वर्कडन को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो वर्कडन को अपोज करेगा, इसलिए आपके पास वर्कडन जो भी लिखा जाता है आपके पास क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। अब क्योंकि ये फोर्स आपके पास लग रहा है, ठीक है, फोर्स कौन सा लग रहा है आपके पास, ये बिग क्यू चार्ज का इस क्यू नोट पर, ठीक है, और मैं लेके कैसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन उसलिए आता है आपके पास, ठीक है। तो मैं कहां से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और एफ जानते हैं आप कितना हो गया, क्यू नॉट ई, ठीक है, क्यू नॉट ई हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर माइनस और ये डी आर, ठीक है। अब बस ये सॉल्व कर लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हियर आई डिफाइन इज दैट द पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी which is at distance r from source charge against electric field. Against electric field, it's a very important thing, it is against electric field, so that's why we are including the negative sign here. Okay, now अब आपके पास जब ये इन्फिनिटी से अब मान लीजिए कि आपके पास भी ऐसा होता, अगर इन्फिनिटी से ना आ रहा होता है ये, ठीक है, अगर इन्फिनिटी से ना आ रहा होता है ये, ठीक है, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो मैंने इसे ट्रेवल किया है आपके पास ए से ये बी तक, ठीक है। जब ए से मैं बी तक लेके जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। So what is potential difference? Potential difference between two point in an electric field is equals to work done in displacing. लिख देता हूँ चलो मैं, potential difference between 2 points in an electric field is equal to work done in displacing a test charge from one point to another against electric field। वापस से इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन होगा आपके पास, ये आपके पास होगा, देखिए वीपी तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, आपके पास ए से स्टार्ट कर रहा है, तो वीपी माइनस वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड क्यू नॉट, ठीक है। देखिए ऐसे अगर आप ऐसे जानना चाहते हो कि ये वी बी आगे क्यों आया है, वी ए पीछे क्यों आया, ठीक है, ऐसा जानना चाहते हैं तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये VB माइनस वी क्यों हुआ है, तो आपके पास ये VA माइनस VB क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ कि इन्फिनिटी से जब ए पॉइंट पर आएगा, जब ए पर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आपके पास होगा ए पॉइंट पर आपके पास इन्फिनिटी से आ रहा है तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू, जैसे मान लीजिए आर डिस्टेंस है आपके पास ये, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा होता कि अगर वो बी पर आ रहा होता है इन्फिनिटी से, तो आप क्या लिखते, वी बी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू आपके पास आर टू कर लीजिए, इसे आर वन कर लीजिए, इसे आर टू कर लीजिए आप, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहाँ पर भी चेंजेस कर देता हूँ, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क डन देखना पड़ेगा मुझे ए से बी की तरफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए मैं वैसे ही करता हूँ जैसे आप चाहते हो, ठीक है, वी ए माइनस वी बी करता हूँ मैं तो, ठीक है, मुझे तो निकालना ही है, तो आप कैसे लिखोगे इसके अंदर,
इन्फिनिटी टू R1 ई डॉट डी आर माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो इन्फिनिटी टू R2 ई डॉट डी आर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे देखिए इन्फिनिटी टू R1 है और फिर आपके पास ये इन्फिनिटी टू R2 है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये इंटीग्रेशन है ये ऐसे लिख सकते थे आपने, इन्फिनिटी टू R1 एंड देन आपके पास ई डॉट डी आर प्लस इन R1 टू R2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे बस मैंने तोड़ा है ऐसे, माइनस इन्फिनिटी टू R1 ई डॉट डी आर। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास R1 टू R2 1 टू ई डॉट डी आर वी ए माइनस वी बी। ओके, और हमारी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की, पोटेंशियल की डेफिनेशन है हमारे पास, आप जानते हो वी ए माइनस इन्फिनिटी टू R1 माइनस आता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब पोटेंशियल डिफरेंस की जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा वही कंटिन्यूटी वही सिमेट्री बनाते हुए, तो मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लिखना पड़ता है वी बी माइनस वी ए, ताकि माइनस आ सके मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, R1 टू R2 ई डॉट डी आर। ठीक है, इसे हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑफ यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे चलते हैं हम। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो कहाँ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे। ठीक है, जैसे पढ़ तो रहे हैं आपने, कहीं ना कहीं यूज तो होगा ही ना इसका। ठीक है, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही, मतलब कि अगर स्टडी कर रहे हैं इस चीज के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल इसका इंट्यूशन भी देना चाहता हूँ कि मतलब कि कहाँ है ये चीज। ठीक है, क्यों इसको हम पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, 11th 12th में पढ़ी और अब बीएससी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या, फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास एक फील्ड है अराउंड अ चार्ज, अ सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज फील द प्रेजेंस ऑफ द सोर्स चार्ज। ओके, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब देखते हैं ये रियल लाइफ में काम पर है आपके पास। ठीक है, अब देखिए मे बी मोस्ट ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो ऑन योर स्मार्टफोन। ठीक है, तो आपका स्मार्टफोन है जो आपके पास, जो स्मार्टफोन आपका स्क्रीन है, इसके स्क्रीन के नीचे आपके पास क्या है, कंडक्टिव मटेरियल है। ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल मतलब लाइंस बिछी हुई है, मतलब एक हिसाब से एक। ठीक है, कंडक्टिंग शीट बिछी हुई है, एक कंडक्टिंग शीट है, तो मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस जो सरफेस है आपकी स्क्रीन की सरफेस के नीचे आपके पास क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चलती रहती है। ठीक है, अब चार्ज है तो फील्ड तो होगा ना, ये तो बात मानते हो ना। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जब आप अपनी स्क्रीन को टच करते हो फिंगर से, ठीक है, तो जब आप अपनी फिंगर से उस स्क्रीन को टच करते हो तब आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, जिससे कि आपकी जो फिंगर है वो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज एब्जॉर्ब कर देती है, विड्रॉ करती है। ठीक है, और स्क्रीन इस चीज को सेंस करती है, और स्क्रीन आपकी उस टच सेंसेशन को एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि आपने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, फिंगर जहां पर आपने टच की थी स्क्रीन पर, उस एग्जैक्ट लोकेशन, वो इन्फॉर्मेशन ये मोबाइल के सीपीयू में भेज देता है। ठीक है, प्रोसेसर में भेज देता है, जहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और फिर आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह है वो खुल जाती है। ठीक है, दैट्स हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स। ठीक है, इट इज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मत समझिए। ठीक है, इसके और भी मतलब की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, पर क्योंकि हम सिलेबस करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। सो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास मुझे इस पॉइंट P पर मुझे क्या चेक करना है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना है। ठीक है, सो दिस इज आर सोर्स चार्ज। ठीक है, और आपके पास ये पॉइंट P आपके पास r डिस्टेंस है फ्रॉम द r टेस्ट चार्ज। तो इन्फिनिटी से आपके पास कोई टेस्ट चार्ज लाया जा रहा है क्यू नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ तक लाया जाएगा आपके पास P पॉइंट पर। ठीक है, तो P पॉइंट पर आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P which is at r distance from the सोर्स चार्ज। तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू r e डॉट डी आर। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है आपको, इसको मैंने क्या लिखा था, v लिखा था। ठीक है, ओके, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी टू r के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू कौन सा है, ये क्यू आपके पास सोर्स चार्ज वाला है। ठीक है, ये क्यू नॉट नहीं है आपके पास। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डी आर ये v। ओके, तो इसका बस इंटीग्रेशन करना है आपके पास, इंटीग्रेशन खुद कर लोगे ना इसका यार, इंटीग्रेशन खुद ही कर लेना आप। ठीक है, तो के क्यू बाय आर। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, इसका सारा का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, लिमिट वगैरह भी लगा दी है, ये आप खुद का काम है आपका, होमवर्क मान लो इसे। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। एज यू कैन सी आपके पास यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट था।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं आया, ठीक है, आप सोचो कहाँ गया वो, ठीक है, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जब लिखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कैप भी लिख लेना आप एक, ठीक है, आर कैप, तो आर कैप डॉट डी आर आप यहाँ पर क्या लिख देना, ये डी आर के ऊपर वेक्टर था ना, आर कैप डॉट डी आर, यहाँ पर डी आर लिख देना आप, ठीक है, तब आपके पास ये पोटेंशियल जो है आपके पास स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था अपने आप में कि आपके पास ये देखिए सब कुछ वेक्टर में था, मतलब कि अक्सर कार ये आर कैप नहीं लिखते हैं, आर कैप नहीं लिखते हैं, जिससे कि मतलब कि डाउट क्रिएट होता है बाद में। ओके, इसकी यूनिट आपके पास पोटेंशियल की यूनिट कितनी है, वोल्ट होती है, वोल्ट में होती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, रिलेशन बिटवीन intensity of electric field and potential V, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या रिलेशन है, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं ये, ठीक है, पर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है ये कैसे देख लेते हैं अपने इसको। इससे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन ओरिजिनल वाली, ठीक है, तो आप बोलेंगे द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, द मैक्सिमम rate of change of scalar function with respect to position called gradient of scalar function, ठीक है, ये चीजें आपके पास यही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं दो आपके पास सरफेसेस अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास स्केलर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास v और यहाँ पर है v प्लस डेल वी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल आपके पास डिफरेंस है इन पोटेंशियल दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस आपको पता लगेगा डेल वी डिफरेंस है, ठीक है, सो द डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो डिस्टेंस इनके बीच में मान लीजिए आपके पास ये p पॉइंट, ये आपके पास q पॉइंट, डिस्टेंस इन बिटवीन p एंड q इज आपके पास दे रखा है डेल r, ठीक है, तो सी इट्स डेल r, ठीक है, ये आपके पास डेल r है। तो अब अगर आपके पास किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को P से Q मतलब कि डेल आर डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल वी होगा, ऑब्वियसली डेल वी होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर डिफाइन कर ही चुका हूँ, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस इज V एंड V प्लस डेल वी व्हिच इज अ डेल वी, ठीक है, तो दो सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल वी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इसे डेल आर के अलॉन्ग मूव करा रहा हूँ, ठीक है, तो डेल आर के अलॉन्ग मूव करा रहा हूँ, तो E डॉट डी आर लिख देंगे आप इसे, ठीक है, E डॉट डी आर ऐसे डेल आर लिख दीजिए इसे डेल आर, ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट, ओके। ग्रेड वी की आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ग्रेड वी आपके पास कितना है, ग्रेड वी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इट इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन आपके पास क्या होगा, हमेशा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी, आपके पास नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है, इन द एन कैप डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखता होता हूँ आपके पास सिर्फ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ डेल वी ओवर डेल एन, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब इस सरफेस से इस सरफेस जा रहे हो तो डेल वी चेंज आ रहा है ना, ठीक है, और जा कहाँ जा रहे हो, डेल एन के अलोंग जा रहे हो, ठीक है, इन दी एन कैप डायरेक्शन, ओके, ये बात सिर्फ आपके पास ये डेफिनेशन है, ये ठीक है, ये डेफिनेशन है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। ग्रेड वी, अब देखिए ग्रेड वी डॉट डी आर दोनों साइड कर दिया है मैंने, ठीक है, डॉट डी आर और डेल वी ओवर डेल एन एन कैप डॉट डी आर, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ एन कैप डॉट डी आर को आपके पास डेल आर कॉस थीटा, ये डेल आर कर लीजिए, सॉरी इसे, ठीक है, क्योंकि डेल आर आपके पास चेंज किया जा रहा है ना, ठीक है, दोनों साइड डेल आर कर लीजिए, डेल वी ओवर डेल एन और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डेल आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये डेल आर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये डेल एन है, ठीक है, अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं तो आपके पास लिख नहीं सकते डेल एन इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, डेल एन है, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा डेल वी, ग्रेड वी डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी, ओके, ये बात क्लियर होगी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास ग्रेड वी कितना आ गया, ग्रेड वी आपके पास आ गया ग्रेड वी डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन बन गया है कि आपके पास, अब देखिए ग्रेड वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, ठीक है, और यू कैन से ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी, ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास, ओके। एक नेक्स्ट आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस,
ठीक है। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझिए आप, ये आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ आप इसको पढ़ के ही समझ जाएं, ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ surface in electric field where the value of electric potential where the value of electric potential is same at every point called इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये एक ऐसी सरफेस है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपके पास दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाई थी वो, ठीक है, वी प्लस डेल वी जो मैंने लिखा था ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, यहाँ पर आप कहीं पर भी चल जाइए, ठीक है, यहाँ इस सरफेस पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास, ठीक है। ओके, और अब मुझे बता सकते हैं कि आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना करना पड़ता है? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम से along this path A to B, what will be the work done? वर्क डन आपके पास जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करने का क्या फायदा, मतलब वीबी माइनस वी करने का क्या फायदा, मतलब कि जब आपके पास पोटेंशियल सेम है तो वीबी और वीबी वीए की वैल्यू सेम है ना आपके पास, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा वर्क डन आपके पास, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज वट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा पोटेंशियल सर्विस में, वर्क डन इज जीरो, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ओके ओके, तो आपके लिए आया दो क्वेश्चन है, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ओके, एज अ होमवर्क आपके पास ये, ठीक है, एज अ होमवर्क है, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आपके पास है क्यू बाय रूट टू, बी ऑप्शन है आपके पास रूट टू क्यू, सी ऑप्शन है आपके पास टू क्यू एंड डी ऑप्शन है फोर क्यू, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, तो मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास कल वाला। तो आपके पास क्या था, दो चार्जेस थे क्यू एंड क्यू, बोथ आर द सेम चार्जेस एंड दे बोथ आर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोर्स फाइंड किया था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लूँ सिर्फ, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आपके पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना अपने इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा इसके अंदर कि मैंने एक तो डिस्टेंस डबल कर दी, इसके अंदर डिस्टेंस डबल कर दी और यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जब डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और उसका डायलेक्ट्रिक कितना है, ई आर इक्वल टू टू, देखिए इस केस में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप यहाँ पर इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन आर और आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास ये कितना है, टू और अंडर रूट टू और ये डिस्टेंस टू आर है, ठीक है। तो आर डैश इतना आ गया, तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल लेता हूँ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होता है, तो आर इफेक्टिव डिस्टेंस इतनी है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 टू आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो सॉरी ये नहीं आएगा आपके पास, तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू 1/8 आ गया। देखिए के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसकी थी, इसकी थी, ठीक है, ये एफ डैश कर लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाय, तो आपके पास f/8 होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो न्यू फोर्स होगा वो आपके पास 1/8 टाइम्स हो जाएगा आपके पास ओरिजिनल फोर्स का, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।